गुड आफ्टरनून भाई लोग, क्या हाल है। भाई आवाज क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वैसे 4 बज गए हैं, गुड इवनिंग हो गया भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन, और आज करीबन 1.5-2 घंटे चलेंगे अपन। चलो बहुत बढ़िया। धनश्री बोल रहे हैं कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आया है। अच्छा, ये 1-2 दिन से थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था, इस चक्कर में क्लासेस नहीं हो पाई। एक बार यहां जबरदस्त बारिश आ गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है इंटरनेट का मामला बिगड़ गया। पर अब सब ठीक है, तो अब हमारी आज की क्लास होगी 2 घंटे की। तो 2 दिन जो क्लासेस मिस हुई हैं हमारी, तो उसे आज हम 1.5-2 घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मैंने कल दिया था वो मैराथन वाली जो हमारी वीडियो थी, मैराथन वाली वीडियो में लास्ट में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे जाके एक बार बात कर लेना कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। रोहित बाबू बता तो दिए। तबीयत तबीयत एक दिन खराब हो गई, एक दिन इंटरनेट खराब हो गया, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था इसलिए। तो 2 दिन जो क्लास नहीं हुई उसको आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सौमिक। चलो भाई शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सेशन देखो, क्या बफरिंग हो रही है बे ईशान बाबू। कोई बफरिंग नहीं है, कैसी बातें कर रहा है। अच्छा बफरिंग हुई है, हुई है, हुई है, हुई है, हुई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट वेट करो, बस 2 मिनट वेट करो भाई, 2 मिनट वेट करो। बफरिंग नहीं होगी। हाँ, अब नहीं होगी बफरिंग, अभी ठीक है। अब नहीं है, अब नहीं है, अब ठीक है, अब हो गया है। रिफ्रेश कर लो एक बार और फिर सेशन को शुरू करते हैं। मैं एकदम बढ़िया, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेशन को। अरे साला बीच बीच में दिक्कत आ रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग 2 मिनट वेट करो। इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, इसे अभी ऑन ऑफ करके शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब बफरिंग हो तो मुझे बता देना, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। वो सही हो जाएगा, तुरंत सही हो जाएगा 2 मिनट में। बफरिंग ज्यादा हो तो मुझे बताना। चलो, तो आज का हमारा सेशन देखो, आज हम माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज और पासेस, ठीक है। माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज एंड पासेस वाला चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो बेटा, जो भी लोग अभी हमारे एटीएम में एनरोल्ड हैं और जिनका भी बेसिक्स क्लियर नहीं है और बेसिक्स से एडवांस तक उनको जीके पढ़नी है, तो सभी के लिए हमारा स्पेशल बैच एनटीपीसी बहुत बढ़िया जा रहा है। आप लोग उसमें एनरोल हो सकते हैं। CBT 1 CBT 2 को पूरा कवर करेगा, सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब। तो आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हो, बहुत बढ़िया बैच है। और अगर बेसिक्स क्लियर है तब इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, सीधे एटीएम में आ गए हो, तो भाई फिर फायदा ज्यादा एटीएम का होगा नहीं, पहले ही बता देता हूं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द टैगोर हिल लोकेटेड। टैगोर हिल लोकेटेड कहां पर है भैया, झारखंड के किस जिले में टैगोर हिल है। आपके रेलवे का PYQ है बेटा ये। बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, अभी सही कर देते हैं।
हाँ भाई लोग, अब बताओ, अभी सब ठीक है? अभी बताओ भैया। चलो भाई, तो शुरू करते हैं सेशन। बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे सब्र रख लिया करो, 2 मिनट के लिए इंटरनेट को ऑन ऑफ करना होता है, जो भी ग्लिच है वो सही हो जाता है। ठीक है, चलो अब सेशन शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द टैगोर हिल लोकेटेड। टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? अगर किसी को जवाब मालूम है तो जवाब दो, वरना मैं तो बता ही दूंगा, है ना भाई, हम तो मास्टर जी हैं, है ना। तुम्हें लगता है हमको तो मालूम ही होगा? देखो भैया, पैसा दिए हो मालिक तुम लोग। देखो भाई, टैगोर हिल जो है वो रांची में है बेटा। ये झारखंड के कौन से जिले में है? रांची में। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, हो गया है, हो गया है। अब देखो, तो यहां पर रांची, रांची में है टैगोर हिल, और ये देखो बेटा, झारखंड में यहां पर है रांची। तो रांची में यहां पर है टैगोर हिल। और एक चीज याद रखना बेटा, टैगोर हिल का नाम ऑब्वियस सी बात है किसके नाम पे पड़ा है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर नहीं है भैया। रविंद्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई थे, ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, और 1912 में, 1912 में इसी टैगोर हिल पर, मतलब इस जगह पर, इस पहाड़ी पर इन्होंने अपना घर बनाया था। ये सेटल हो गए थे यहां पर। इन्होंने अपने घर का नाम रखा था शांति धाम। तो याद रखना, आज के टाइम में तो ये टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर ने अपने आप को सेटल किया था यहां पर, शांतिधाम नाम का एक घर बनाया था। और 1925 में फिर इनकी डेथ हो गई, और उसके बाद से फिर ये जो है अबंडन पड़ा हुआ है। तो याद रखना, एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आज के टाइम में ये ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर के नाम पर है टैगोर हिल। तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर, एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने यहां पर अपना घर बनाया था। सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास यहां पर हमें पता चल गया, ये है अपनी टैगोर हिल। बाकी तुम बोलोगे सर इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट वैसे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हें, 300 फीट, यहां पे क्वेश्चन भी ऐसा बनेगा नहीं। 300 फीट की इसकी गहराई बोल रहा हूं, इसकी हाइट है। ठीक है, 300 फीट की इसकी हाइट है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी गारो जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। खासी गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित है कौन से स्टेट में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी जल्दी इसका जवाब दो भाई। बहुत बढ़िया, तो आंसर है मेघालय। मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। और जैसे आप सबको मालूम है कि उत्तर पूर्व भारत में, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर जो हिल्स हैं, वहां पर रहने वाली जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके नाम पर बेस्ड है। तो ये जैसे मेघालय है, इस मेघालय में ये 3 पहाड़ियां हैं भाई, गारो, बीच में खासी, और ये नीचे सबसे साइड में जैंतिया। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए? गारो, ये खासी, और उसके बाद यहां पर जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है भाई? नहीं नहीं यार, अब इंटरनेट ठीक है, अब कोई बफरिंग नहीं है। रिफ्रेश कर लो, अब इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, मुझे दिख रहा है यहां पर। ठीक है, वो एक आधे सेकंड की होती होगी कोई, बिल्कुल। तो गारो, खासी, जैंतिया, ये जो 3 पहाड़ियां हैं, यहां पर इन्हीं नामों की ट्राइब्स रहती हैं। यानी गारो पहाड़ी के पास गारो ट्राइब, खासी के पास खासी ट्राइब, और जैंतिया के पास जैंतिया ट्राइब। और इन तीनों हिल्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इन तीनों हिल्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करती हैं। पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती हैं भैया, तीनों की तीनों हिल्स सर्वाधिक
वर्षा प्राप्त करने वाली पहाड़ियां हैं, करने वाली हिल्स हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर तुम देखोगे सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश होती है खासी में। मैक्सिमम रेनफॉल जो है, मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो कहां पर हो रही है, खासी में। और खासी में 3 जगह हैं जो फेमस हैं, याद रखना बेटा। एक तो यहां पर है मेघालय की कैपिटल शिलोंग, मेघालय की कैपिटल शिलोंग यहीं पर है, खासी के ऊपर। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वो है चेरापूंजी में, तो चेरापूंजी यहीं पर है, खासी के ऊपर। 7 से 8 साल पहले चेरापूंजी सबसे फेमस साइट थी जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती थी, ठीक है। रविकांत बेटा, एग्जाम का कुछ नहीं मालूम, रेलवे कभी भी लेके आ सकता है, ठीक है। मैं या आप कोई भी प्रेडिक्ट करेगा उसका कोई फायदा नहीं है, तुम अपनी तैयारी जारी रखो भाई। साला रेलवे के साथ मेरी कौन सी सेटिंग है जो मैं बता दूं तुम्हें कि एएलपी का एग्जाम कब होगा। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तब लेके नहीं आते, ये इनका अलग ही चल रहा है। तो चेरापूंजी, तो याद रखना बेटा, सेकंड मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे बारिश होती है यहां पे, सेकंड मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसी खासी के ऊपर, इसी खासी के ऊपर बेटा ध्यान से देखो, इसी खासी के ऊपर मौसिन राम है, मौसिन राम। मौसिन राम बेटा वो जगह है खासी पर जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है विश्व में, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। यानी पूरे इन तीनों हिल्स में तो बारिश होती है, बाकी इनमें भी सबसे ज्यादा कहां होती है, मौसिन राम में। और कितनी होती है भाई, ध्यान से देखो बेटा, जो वार्षिक यानी एनुअल एवरेज रेनफॉल है, वार्षिक औसत वर्षा है बच्चों, यानी जो ऑन एन एवरेज जो बारिश होती है साल भर यहां पर, वो है 1080 सेंटीमीटर, 1080 सेंटीमीटर। यानी भारत में और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है यहां पर। इतनी बारिश में तो पूरा मेघालय जो है बाढ़ में डूब जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखो, इतनी बारिश में तो पूरा का पूरा मेघालय जो है वो बाढ़ में डूब जाना चाहिए, पर नहीं डूबता क्योंकि मेघालय प्लेट्यू है, पठार है, और मेघालय पठार का, मेघालय प्लेट्यू का स्लोप है बांग्लादेश की तरफ। तो जितनी भी बारिश आ रही है वो साला सब बांग्लादेश में जा रही है, बांग्लादेश में बाढ़ आ रही है। अपने इधर मेघालय में इन तीनों हिल्स पे एकदम चिल मौसम है, जाओ तुम टूरिस्ट बन के जाओ, मजा आएगा तुमको। बारिश होगी, ठंडा मौसम रहेगा, पर सारा पानी कहां चला जाएगा, बांग्लादेश में, ठीक है भाई। तो याद रखो ये तीनों हिल्स इसीलिए फेमस हैं, ठीक है। तो यहां पे हो गया कि मेघालय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज टॉलेस्ट पीक कंचनजंगा लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। चलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। सिक्किम में है इंडिया की टॉलेस्ट पीक। पर एक चीज याद रखना, ये फैक्ट अधूरा है। इंडियाज टॉलेस्ट पीक अगर पूछ ली जाए तो ओवरऑल तो इंडिया की टॉलेस्ट पीक है बच्चों K2, काराकोरम 2। पर ये जो फैक्ट ये ऐसा होना चाहिए, देखो, इंडियाज टॉलेस्ट पीक इन हिमालयाज, इंडियाज टॉलेस्ट पीक इन हिमालयाज, तो फिर कंचनजंगा होगा। यानी हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है इंडिया की, क्योंकि K2 तो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो तो अपने जो ट्रांस हिमालयाज हैं, पार हिमालय हैं, यानी लद्दाख वाले इलाके में, वहां पर है K2। तो K2 हिमालय का पार्ट नहीं है। तो हिमालय की इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है, याद रखना, हिमालय की इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। तो याद रखना, इंडियाज टॉलेस्ट पीक इन हिमालयाज कंचनजंगा, ये है पूरा फैक्ट। ये तो इंडिया की टॉलेस्ट पीक तो K2 है, कंचनजंगा। अच्छा, इसका नाम जो है कंचनजंगा नहीं है, ये तो हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा, भाई इसका एक्चुअल नेम कुछ और है। ध्यान से सुनो बेटा, इसका जो एक्चुअल नेम है वो कुछ और है। नहीं 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 धनश्री, ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि डिस्प्यूटेड K2, कोई डिस्प्यूटेड K2 नहीं है, क्लियर कट है, अपनी है वो, ठीक है। पीओके अपना है, K2 अपनी है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, ठीक है।
बस तुम ये याद रखना, इंडिया की हाईएस्ट K2 और इंडिया की हाईएस्ट इन हिमालय कंचनजंगा। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल, कोई डिस्प्यूटेड नॉन डिस्प्यूटेड नहीं करना। ठीक है, अब देखो बेटा, ये कंचनजंगा का जो नाम है एक्चुअल में वो तिब्बतन नेम है। अब तिब्बतन नेम तो साला हमसे लिया ही नहीं जाता, तिब्बतन नेम तो हमसे लिया ही नहीं जाता है। ये देखो, पढ़ के दिखाओ इसे, ये है एक्चुअल नेम तिब्बत में। जुबान अटक रही है, इसका नाम है खांगजिनजोंगा, खांगजिनजोंगा। अब हम इतना लोड नहीं लेते इंडिया वाले, खांगजिनजोंगा हम बोलते कंचनजंगा है, ये कुछ नहीं है, ये कंचनजंगा है। ठीक है, तो एक्चुअल स्पेलिंग ये है, एग्जाम में ये स्पेलिंग आ सकती है, अगर इंग्लिश वाले अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान से देखना, हिंदी में तो कंचनजंगा ही लिखा रहेगा, तुमको याद रखना इंग्लिश वालों ये स्पेलिंग आएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो भाई, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। तो ये खांगजिनजोंगा मतलब कंचनजंगा इंडिया की टॉलेस्ट पीक है हिमालयाज में। और एक चीज याद रखना, सिक्किम में है ही, इसकी हाइट देखो बड़ी सिंपल है, 85-86 मीटर्स, 85-86 मीटर्स, बड़ी सिंपल है, 85-86 मीटर। और ये देखो यहां पर बेटा, ये यहां पर, ये सिक्किम में ये है अपनी कंचनजंगा। कंचनजंगा पीक, इंडियाज हाईएस्ट पीक, इंडियाज हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज। और ओवरऑल इंडिया की, याद रखना, ओवरऑल इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है, याद रखो, ओवरऑल इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि K2 तो हाईएस्ट है। इंडियाज सेकंड हाईएस्ट पीक यह है अपनी कंचनजंगा, इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है ये, माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। और हाइट कितनी, 85-86 मीटर्स। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट वॉज मेड बाई सी लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली। भाई ये देखो, ये यहां पर जो लिखा हुआ है ये तुम्हें देखना है, ये वैल्यूज थोड़ी सी गलत दी हैं, हमें इसको देखना है दूसरे वैल्यूज में। चलो इसको मैं क्वेश्चन को यहीं पे चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन को ही चेंज कर देता हूं, तुम लोग फिर अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा वक्त दो बस, ये चेंज कर देते हैं अपन और उसके बाद अटेम्प्ट करो। इन्होंने दूसरी यूनिट में ये वैल्यूज दे दी हैं और इसका आंसर भी इन्होंने गलत लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर देते हैं। चलो भाई ये बताओ तुम, चलो भाई जल्दी से अटेम्प्ट करो, कितनी हाइट है भैया सी लेवल से? जल्दी से आंसर बताओ, जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट सुटेबल आंसर है, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होगा 8848। अगर एग्जैक्टली तुम देखो तो एग्जैक्ट जो हाइट है बच्चों माउंट एवरेस्ट की वो है 8848.86 मीटर्स। अपडेटेड हाइट है 2023 में, चाइना और नेपाल ने अपडेट किए मिलकर 8848.86, पर इनमें जो बेस्ट था वो था 8848, सबसे क्लोज यही था। ठीक है भाई, गोलू भैया इसकी नॉलेज नहीं है मेरे को, टेक्निकल अपना बिल्कुल डूबा पड़ा है। ठीक है, टेक्निकल अपना डूबा पड़ा है, एक बार वो क्वेरी वाले नंबर पे बात करना बेटा। देखो भाई, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से लगभग 8848, और ये भी क्या है, मीटर्स हैं, ये क्या है, मीटर्स हैं। ठीक है भाई, चलो अच्छा एक चीज और, माउंट एवरेस्ट तो यहां पर है, माउंट एवरेस्ट तो यहां पर है,
कोई मुझे बता सकता है माउंट एवरेस्ट का, जैसे हम मानते हैं कि 90% एरिया जो है वो नेपाल में है, 90%, ध्यान से देखो भाई, 90% जो है वो नेपाल में है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं। पर एक चीज याद रखना, जो अपडेटेड हाइट है वो नई एनसीईआरटी में आ जाएगी, अभी 1-2 महीने में पब्लिश हो जाएगी, तुम्हें तैयार रहना है अपडेटेड फैक्ट के साथ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड फैक्ट्स होंगे हमारी, और एनसीईआरटी भी अब अपडेट हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, तो 90% जो है ये तो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट 90% नेपाल में है, और लगभग 10% इसका पीछे का इलाका वो कहां पर है, तिब्बत में, यानी चाइना में। तो अब मुझे एक बात बताओ, हाइट तो हमें पता चल गई, मुझे बताओ नेपाल में इसका लोकल नेम क्या है, जल्दी बताओ। नेपाल में लोकल नेम क्या है भैया माउंट एवरेस्ट का, जल्दी बता दो बेटा। प्रीति यादव, लूसेंट को, ससुरी को आग लगा दो, बहुत ज्यादा फैक्ट्स वहां पे गलत हैं, ठीक है। हमने अपने टाइम पे भी पढ़ी थी, बकवास किताब 1 नंबर की, खोल के बोल रहा हूं। सगरमाथा, सगरमाथा एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है, और बस वो भी अपडेटेड वाली ले लेना, सगरमाथा। और अगर ल्यूसेंट से पढ़ भी रहे तो फैक्ट्स करेक्ट करते रहो। तो सगरमाथा, सगरमाथा का मतलब है, सगर का मतलब होता है बच्चों आकाश, यानी स्काई, आसमान, और माथा मतलब होता है सिर, यानी कि हेड, तो यानी हेड ऑफ स्काई, हेड ऑफ स्काई, आकाश का सिर, ठीक है भाई। सगरमाथा, इसकी ऊंचाई को देखकर ऐसे बोला जा रहा है। अब देखो भाई, बिल्कुल कोई फायदा नहीं गलत फैक्ट्स पढ़ के, साला कुछ याद नहीं करना ऐसा फालतू, इसीलिए तो पैसा दियो ना हमको, ताकि हम तुम्हें करेक्ट करें, तुम्हारे फैक्ट्स को करेक्ट करें। तो बिल्कुल लोड ना लो, पूरा भरोसा करो हमारे ऊपर। चलो भाई, दूसरा बुक मैं बताता हूं तुम्हें, दूसरी बुक तुम ऐसा करो, एक आती है बुक अपनी तरुण गोयल करके आती है, जीके 2025 बाई तरुण गोयल। वो किताब में फैक्ट्स बहुत कम गलत है, अगर इक्का दुक्का कोई होगा तो अलग बात है, वरना वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। चलो, तिब्बत देखो बेटा, तिब्बत में अपने पास यहां पर इसका नाम है चोमोलुंगमा। तुम अपना गंदा दिमाग नहीं चलाना, वो चोमोलुंगमा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, चोमोलुंगमा, ठीक है। और चोमोलुंगमा का मतलब होता है क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की रानी। चलो भाई ध्यान से देखो, क्लियर है, हाँ चलो भाई, चोमोलुंगमा, बिल्कुल। तो चोमोलुंगमा, सगरमाथा, ये नेपाल में सगरमाथा, तिब्बत में, चाइना में चोमोलुंगमा, और ये हमारा हो गया माउंट एवरेस्ट के बारे में सारा कुछ। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, जल्दी बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल गीतांजलि, बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से करो बेटा, बहुत बढ़िया, डी अनायमुडी, डी अनायमुडी, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूं, देखो ये डोडा बेटा तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है ना भाई, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, इसकी हाइट है 2637 मीटर्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद मुलायनागिरी जो है, ये किसी हिल की हाईएस्ट पीक नहीं है, पर कर्नाटक में है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, कर्नाटक में है, मैं मार्क करूंगा अभी। कालसुबाई जो है, ये उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है। हमने वेस्टर्न घाट्स को पढ़ा था 2 हिस्सों में, तो उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक, उत्तरी सह्याद्री की यानी नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक, और इसकी हाइट है बच्चों 1646 मीटर्स, 1646 मीटर्स, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, तो ये अपना कालसुबाई हो गया, उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक, डोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, और अनायमुडी है बच्चों दक्षिण भारत की
साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। और ये कहां पर है? अनामलाई पहाड़ों पे, अनामलाई पहाड़ों पर या अनामलाई हिल्स पर। अनामलाई पहाड़ी पर है ये। और इसकी हाइट देखो बेटा, सबसे ऊंची है ना ये साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है। पेनिनसुलर इंडियाज हाईएस्ट पीक 2695 मीटर्स, 2695 मीटर्स। देखो बेटा, वो नीलगिरी की हाईएस्ट है 2637, ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया की 2695। तो मैं फटाफट से मार्क करता हूं। देखो यहां पर, ये देखो बेटा, ये केरल में इस तरह से अनामलाई हिल्स है, ठीक है। ये केरल में कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियां हैं। तो अनामलाई पहाड़ियों के ऊपर यहां पे देखो बेटा, ये अनामलाई पहाड़ियों के ऊपर यहां पर है अपनी अनाईमुडी। लोकेशन सबकी बता रहा हूं मैं तुम्हें। यहां पर देखो, ये अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी पीक केरल में अनामलाई हिल्स पर 2695 मीटर्स हाइट के साथ, ठीक है। उसके बाद डोडा बेटा, देखो डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी में है। इस तरह से ये नीलगिरी है ना, नीलगिरी इस तरह से, ये देखो वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है नीलगिरी। तो यहां पर ये देखो, ये है भैया डोडा बेटा, डोडा बेटा पीक, नीलगिरी की हाईएस्ट। डोडा बेटा चोटी, नीलगिरी की हाईएस्ट 2637 मीटर्स। और उसके बाद मुल्लायनागिरी जो है ना, वो यहां पर है, देखो कर्नाटक में, वेस्टर्न घाट्स में ही है, पश्चिमी घाट में मुल्लायनागिरी, ठीक है। क्या नाम है? मुल्लायनागिरी। मुल्लायनागिरी चोटी, ठीक है, मुल्लायनागिरी चोटी। हाइट याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची हाइट नहीं है इसकी। बाकी यहां पर लिखा हुआ है अपनी कालसुबाई। तो मैंने तुम्हें बताया था ये वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट, सह्याद्री रेंज। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो सभी लोग। अभिषेक, मैं बताता हूं, ये देखो गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, इस तरीके से ये वेस्टर्न घाट्स है अपना, वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स का मतलब है बच्चों वेस्ट कोस्ट पर पाई जाने वाली पहाड़ियां, है ना, हिल्स लोकेटेड ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्ट कोस्ट पर जो ये हिल्स है इन्हें बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और इन वेस्टर्न घाट्स में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स हैं, यानी कि गोवा के ऊपर गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो ये वेस्टर्न घाट्स है, इसको बोलते हैं नॉर्थ सह्याद्री। इस पूरी रेंज को क्या बोलते हैं? नॉर्थ सह्याद्री। तो नॉर्थ सह्याद्री रेंज की हाईएस्ट पीक है बच्चों यहां पर कालसुबाई। कौन सी है? कालसुबाई। और कालसुबाई की हाइट तुम्हें मालूम है 1646 मीटर्स। तो ये उत्तरी सह्याद्री, ये दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो यहां पर देखो कालसुबाई नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक, अनाईमुडी दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक, साथ ही साथ पूरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक यानी पूरे वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक, और पूरे पेनिनसुलर इंडिया की भी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, ठीक है। और जो डोडा बेटी बोल रहा हूं, डोडा बेटा जो है जो डोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, और हाइट देखो इसकी और इसकी ज्यादा फर्क नहीं है। तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की तो हाईएस्ट है ही, पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर अनाईमुडी। तो नीलगिरी की हाईएस्ट है नो डाउट, पर पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन, ये हो गया हमारा कंटेंट, और अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात विद एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ,
बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बेटा है, गलती से निकल गई बेटी। बताओ भैया, विच प्लेट्यू इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात विद एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यह है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, देखो बेटा, ये जो अपना मध्य प्रदेश है ना, दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये एंशियंट टाइम से ही इस रीजन को मालवा रीजन कहते थे। यहां पे मालवा प्रिंसली स्टेट भी रहा है और परमार राजपूतों का शासन भी रहा है। परमार राजपूतों का यहां पर शासन भी रहा है। तो याद रखो बेटा, ये जो मालवा रीजन है, ये जो मालवा रीजन है, ये पूरा प्लेट्यू पर बसा हुआ है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है कि ये तो है जैसे माउंटेन, ठीक है, सपोज करो ये अपना माउंटेन है, ये अपना सरफेस है, और ये माउंटेन के साथ में देखो ये जैसे ये मैंने बनाया, ये है प्लेट्यू, दिस इज प्लेट्यू। तो माउंटेन के पास तो एक सर्टेन हाइट है, इसके पास तो ज्यादा हाइट भी नहीं है। माउंटेन के पास एक पर्टिकुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप, इसके पास तो वो शेप भी नहीं है। माउंटेन के पास पीक है, चोटी है, ये चोटी है इतना, इसके पास तो चोटी भी नहीं है। हाँ, कॉमन चीज क्या है, ये भी रॉक से बना हो सकता है और ये भी रॉक से बना हुआ है, तो ये कॉमन पॉइंट है। पर याद रखो ये प्लेट्यू, तो मालवा प्लेट्यू जो है ये पूरा इस इलाके में, देखो मैं पूरा मालवा प्लेट्यू मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, पूरा मालवा प्लेट्यू देखो, ये मैंने मालवा प्लेट्यू मार्क किया बेटा, ठीक है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है, पर स्पेशली वेस्टर्न पार्ट। और इसमें तुम देख रहे हो कि राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आ गया, गुजरात का भी हिस्सा आ गया, और मध्य प्रदेश तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले देखो बेटा क्या बात है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार जो है, इसका एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन कहां तक है बच्चों, 3 स्टेट्स में है। विस्तार कहां है, एक्सपेंशन कहां पर है, 3 स्टेट्स में। और ये तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ना, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो मेनली ये पाया जाता है, मेनली मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना जो खास बात है, यहां से जो हम अपने घरों में जो ग्रेनाइट वगैरह यूज करते हैं ना, ग्रेनाइट हो गया, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर इस्तेमाल करते हैं, है ना, बिल्डिंग को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल करते हैं, वो पत्थर यहां से मिलते हैं। जैसे फ्लोरिंग वगैरह करने के लिए मार्बल लगाते हैं हम लोग, ग्रेनाइट लगाते हैं ना, तो यहां से मिलता है। जैसे ताजमहल संगमरमर का बना है, व्हाइट मार्बल का बना है ताजमहल, वो मालवा प्लेट्यू राजस्थान से मिला है। उसके बाद तुम देखो दिल्ली का लाल किला या आगरे का लाल किला, ये सब रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, तो वो भी यहीं से। यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, है ना, इमारत निर्माण में जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो पत्थर कहां से मिल रहे हैं, मालवा प्लेट्यू से। तो याद रखना, दिस होल रीजन इज फेमस फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टोन्स। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, याद रखना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना मालवा प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, ये एक बार ये देखोगे क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है? देखो डेक्कन प्लेट्यू ये है, ये पूरा का पूरा मैं अगर यहां पे मार्क कर दूं, इस मैप में तो नहीं हो पाएगा, इस मैप पे मार्क कर देता हूं डेक्कन प्लेट्यू। देखो, ये देखो भाई, ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और अब तुम बोलोगे सर छोटा नागपुर पठार, तो बेटा छोटा नागपुर पठार ये देखो, ये छोटा नागपुर पठार है। ये देखो, आधा बिहार, पूरा झारखंड, आधा वेस्ट बंगाल, ऊपर से उड़ीसा ले लिया, और शुरुआत में थोड़ा छत्तीसगढ़। तो ये है छोटा नागपुर पठार,
5 स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, तो ये मालवा और वो छोटा नागपुर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड आर पार्ट ऑफ विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया? बुंदेलखंड और बागेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? बताओ बेटा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो जो लोअर एमपी है, जो दक्षिण मध्य प्रदेश है, उसमें आता है दक्कन का पठार, यानी नर्मदा के नीचे नीचे का जो हिस्सा है वो दक्कन के पठार में शामिल होता है। जल्दी से बताओ, हम जरा पानी वानी पी लें। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो बहुत गलत आंसर दे रहे हैं, सबसे पता नहीं क्या सोच के दे रहे हैं भाई। कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, भाई तटीय मैदान क्या होता है पता है ना तुम लोगों को यार? तटीय मैदान का मतलब है, यहां पर देखो ये तटीय मैदान है, तट के किनारे के जो मैदान है, तट के किनारे के जो मैदान है तटीय मैदान बोलते हैं। तो यहां पर है क्या यार? बुंदेलखंड रीजन यहां पर है क्या? एमपी और यूपी के बॉर्डर पर है, तो तटीय मैदान में कैसे हो सकता है ना? फिर हिमालय पर्वत, मैं बोल रहा हूं एमपी और यूपी में, तो हिमालय तो एमपी यूपी में है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। उत्तरी मैदान, भाई उत्तरी मैदान का मतलब है ये वाला इलाका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तो इसमें नहीं है। पर ये देखो, ये है बुंदेलखंड का इलाका, ध्यान से देखो बेटा, ये है बुंदेलखंड का इलाका, ये बुंदेलखंड, और ये है बागेलखंड, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। बुंदेलखंड और बागेलखंड। अब एक चीज आपको बता दूं, ये दोनों ही ना तो हिमालय का पार्ट है, ना ये उत्तर भारत का पार्ट है, तो नीचे जो पूरा रह गया वो है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो दोनों इलाके पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, ठीक है भाई, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों पठार हैं तो मैदान का हिस्सा तो हो ही नहीं सकते, हिमालय का हिस्सा तो हो ही नहीं सकते, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी नीचे ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, पूरा ये क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? अब बता दो तुम, अब बता दो छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से राज्य में है, जल्दी बताओ, ये तो बता सकते हो। ये तो बता सकते हो भाई अब, क्योंकि अभी हमने मार्क किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो, शाबाश। झारखंड, तो अभी हमने देखा भाई छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर है, देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू यहां पर है। पर एक चीज याद रखना, जैसे मालवा का पठार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के लिए फेमस है, वैसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू, बच्चों ध्यान से देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू फेमस है किसके लिए? ये फेमस है खनिजों के लिए, मिनरल्स के लिए, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, मिनरल्स के लिए फेमस है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं तुम्हें, खनिजों के लिए प्रसिद्ध। दूसरा ध्यान से देखो, इसे रूरल रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, RUHR, रूरल रीजन ऑफ इंडिया। अब मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है, रूरल रीजन ऑफ इंडिया। अच्छा पहली बात तो सर, खनिज कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? खनिजों का मतलब क्या होता है बच्चों? मिनरल्स। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर 4-5 तरह के मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो कोल, उसके बाद बिठा लो कॉपर। तो जितना कोल मिलता है उतना कॉपर नहीं मिलता, कॉपर थोड़ा हल्का मिलता है, कम मिलता है।
फिर यहां पे आयरन ओर भर के है, भर के आयरन ओर है, आयरन ओर यानी लोह अयस्क, मैंगनीज, मैंगनीज, और उसके अलावा बॉक्साइट, और तुम सबको मालूम है बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। तो कोयला है ना, कोयला, फिर तांबा, लोह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट। बॉक्साइट तो कोयला, तांबा, लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट। इस तरीके से बच्चों ध्यान से देखो, इस तरीके से हम कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन मिनरल्स के लिए फेमस है और इसे रूहर रीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। मुझे एक बात बताओगे भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अबे क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया, साला पंगा कर रहे हो तुम लोग क्लास में। हाँ ठीक है, ठीक है। पीडीएफ आज सारे अपलोड हो जाएंगे, मैराथन वैराथन सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। जो अपनी पिछली ये 2-3 क्लासेस हुई हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं ही नहीं दे पाया इस बार, टीम टीम की गलती नहीं, मेरी गलती, मतलब मैं ही नहीं दे पाया पीडीएफ, ठीक है। मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं फ्री हूं आज। तो रूहर रीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का रूहर क्षेत्र। भाई इसे रूहर क्षेत्र क्यों बोलते हैं, रूहर क्षेत्र क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे हमारे यहां अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब एक्चुअल में तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है बच्चों वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने सूती कपड़ा उद्योग को लेकर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से। अरे हेमंत बाबू, ये जो बेन स्टोक है ना, हमको मालूम है सब, अरे हम विराट कोहली के ही फैन है, ठीक है। हाँ ये सब नहीं, डिग्निटी क्लास में मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, रूहर क्षेत्र, तो रूहर क्षेत्र में जैसे आपको बता रहा हूं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, जैसे वर्ल्ड वाइड फेमस है इंग्लैंड का मैनचेस्टर सूती कपड़ा उद्योग के लिए, वैसे ही भारत का अहमदाबाद हमारा सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो हम बोलते हैं भाई भाड़ में जाए मैनचेस्टर, हमारा मैनचेस्टर है अहमदाबाद। जैसे यूएसए में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन घाटी है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है वहां पर पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फेसबुक, गूगल, उन सबके ऑफिसेज हैं। हम बोलते हैं भाड़ में जाए वो सिलिकॉन वैली, हमारी सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। तो वैसे ही जर्मनी में है रूहर, और रूहर जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है बच्चों, किसके लिए, ये फेमस है इन मिनरल्स के लिए। तो हम बोलते हैं भाड़ में जाए जर्मनी का रूहर, हमारा रूहर रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। हमारे तो यहीं पर मिलते हैं, समझ में आया भाई। चलो अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना जर्मनी में है, कहां पर है ये, एक्चुअल में जर्मनी में है। तो जर्मनी वाले उस खनिज वाले इलाके से हम अपने खनिज वाले इलाके को कंपेयर कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया, उसके बाद देखो ये तो हमारा यहां पे हो ही गया है। अब देखो आगे, इन विच प्लेट्यू इज द सिटी ऑफ हैदराबाद लोकेटेड। अब बताओ भाई, एलिमिनेट कर देते ना, हैदराबाद कहां लोकेटेड है, एलिमिनेट कर देते हैं। मेघालय प्लेट्यू पे तो होगी नहीं, मेघालय में कहां होगा साला हैदराबाद। मालवा मध्य प्रदेश में हैदराबाद नहीं, छोटा नागपुर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार में क्या अपना हैदराबाद नहीं, डेक्कन में है। ऑप्शन यही बचा, अगर नहीं भी मालूम एग्जैक्ट जगह, तो भाई इनको एलिमिनेट कर दिया करो यार, कॉमन सेंस है बिल्कुल। ध्यान से देखो, तो ये हो गया अपना डेक्कन, दक्कन का पठार, इसे हिंदी में दक्कन भी लिख सकते हो बच्चों, दक्कन, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू देखो भाई, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू है,
दिस होल रीजन इज डेक्कन प्लेट्यू। देखो तो डेक्कन प्लेट्यू में अब तुम देखो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, ये रही हैदराबाद, दिस इज हैदराबाद। तो डेक्कन प्लेट्यू का ही तो पार्ट है, हैदराबाद किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेट्यू का। चलो बहुत बढ़िया। बाकी हैदराबाद के जैसी एक और सिटी है इसी के साइड में, इसी की ट्विन सिटी, दो यानी ये कहो कि क्या बोलते हैं, जुड़वा शहर कहे जाते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। और जहां तक है मुझे लगता है, मैंने जब हरीश सर की वीडियो देखी थी उन्होंने भी बताई थी बात, कल जब मैराथन चल रही थी, सिकंदराबाद, ठीक है। और यहीं पे हुसैन सागर झील बताई सर की नहीं बताए, है ना, कल बताए थे, सिकंदराबाद हैदराबाद, ये ट्विन सिटीज हैं। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच माउंटेन रेंज इज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? विच माउंटेन रेंज इज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? भाई एक बात बताओ, ये डेक्कन प्लेट्यू है, अब इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में, ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, फ्रेश मैप पर मार्क करते हैं। ये भाई ईस्ट, देखो ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। अब मुझे एक बात बताओ, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये हैं, और ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच माउंटेन रेंज इज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो भैया क्वेश्चन क्या था कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज है और डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज है। तो अगर तुम्हें ऑप्शन दिखता है, तो बताओ क्या होगा आंसर। वीडियो पॉज हो गया है, क्या बात कर रहे हो? ओए सही तो चल रहा साला, रिफ्रेश कर लिया करो, एक आधा सेकंड के लिए हुआ था। जल्दी बताओ बे, आंसर क्या होगा? सुनील यार मैं देख रहा हूं आज बच्चे कम हैं, मुझे पता है कि आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा इसीलिए, अदरवाइज 150 प्लस होते हैं। पर कोई बात नहीं बेटा, आज मैं बताता हूं टीम को कि ऐसे काम चलेगा नहीं, बच्चों की क्लास मिस हो रही है, नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे पास अब से, ठीक है। मैं खुद भी इसको पर्सनली देखूंगा, 2-3 बार हो चुका है। नहीं बेटा देखो, आंसर होगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। भाई डेक्कन प्लेट्यू के दोनों तरफ, इस तरफ ईस्टर्न घाट्स है, पूर्वी घाट है, और इस तरफ पश्चिमी घाट है। सिंपल है, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स, और ऑप्शन में है ही हमारे पास, देखो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट। सिंपल आंसर यहीं पे हो गया। चलो बहुत बढ़िया माही, बिल्कुल साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब बताओ भाई, दक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? जल्दी से जवाब दो। नहीं क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं बता रहा है, क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं बता रहा था वो। हाँ शाबाश, ब्लैक सॉइल, वेरी गुड। ब्लैक सॉइल पाई जाती है दक्कन के पठार में मोस्टली कौन सी पाई, क्योंकि देखो विच सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी डेक्कन प्लेट्यू के ज्यादातर हिस्से को कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी कवर करती है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार वाला इलाका है, यहां पर इस पूरे इलाके में मोस्टली आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल। और ये ब्लैक सॉइल इसलिए मिलती है यहां पर, ये भी बताता हूं, ब्लैक सॉइल, इसी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है बच्चों रेगुर मृदा, रेगुर मृदा।
ठीक है, रेगुर मृदा। अब ये काली मिट्टी यहां क्यों पाई जाती मैं आप सबको बताता हूं, ध्यान से देखो। जितेंद्र बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। मैं आज पर्सनली टीम से बात करूंगा, साहिल सर से भी बात करूंगा कि सर बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, ठीक है। 4 बजे से चल रही है बेटा क्लास, मतलब 4:10 4:15 ही मान लो, क्योंकि थोड़ा बीच में इंटरनेट भी गड़बड़ किया था। तो ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेगुर मृदा। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो ब्लैक सॉइल भारत में यहीं क्यों पाई जाती है। आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनना बेटा, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था बच्चों कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया आप देख रहे हो ना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत, ये जो पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हो, ये अफ्रीका से कनेक्टेड था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड था। और जब ये अफ्रीका से कनेक्टेड था बेटा, ध्यान से सुनो, जब ये अफ्रीका से कनेक्टेड था तो हमारे यहां महाराष्ट्र वाले इलाके में, महाराष्ट्र वाले इलाके में 2-3 ज्वालामुखी हुआ करते थे, और उन ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता था वो बहुत ही पतला निकलता था, और वो लावा बहुत दूर तक, कई 100 किलोमीटर तक फैला, कई 100 किलोमीटर दूर तक फैला वो लावा। इन ज्वालामुखियों से वो लावा बहुत दूर तक फैला, 100, क्योंकि लिक्विड था, फ्लूइड था, तो फ्लूइड था तो दूर तक फैला, और उसी से पूरा का पूरा यहां पर प्लेट्यू रीजन बना। वही लावा के डिपोजिशन, जमाव से, उसी के ठंडे होने से यहां पर यह पूरा का पूरा प्लेट्यू यानी पठार बना। और वही पठार जब अपर्दित हो रहा है, इरोड हो रहा है, तो वो बन रहा है काली मृदा, मिट्टी, काली मिट्टी। तो याद रखना, ज्वालामुखी रिस्पॉन्सिबल है, ज्वालामुखी का लावा रिस्पॉन्सिबल है यहां पर काली मिट्टी बनाने के लिए, ठीक है भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, ज्वालामुखी के कारण, बिल्कुल। उस टाइम पर इसे गोंडवाना लैंड बोलते थे। व्हेन वी वर कनेक्टेड टू अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस होल रीजन यूज्ड टू बी नोन एज गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड बोलते थे इसे। बिल्कुल बिल्कुल सुशील। चलो, तो ये हमारा हो गया कि कैसे ब्लैक सॉइल इस इलाके में ही पाई जाती है, ठीक है, दक्कन के पठार में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 4-5 पासेज हैं, इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, विच पास इज अ हाई माउंटेन पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद लाहौल स्पीति वैली। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते दीपक, क्या बात है, शाबाश धनश्री, सुशील, खुशी, प्रीति, बहुत बढ़िया माही। चलो, तो सही बात है, रोहतांग इसका आंसर है। अब मैं देखो, मैं करवाऊंगा तुम्हें मैप के थ्रू, ताकि तुम्हें लोकेशन भी याद रहे और आसपास के जो फैक्ट्स है वो भी याद रहे। हमें यहां पर देखो रोहतांग पास मार्क करना है बेटा। ये देखो, ये तो अपना लद्दाख है, और तुम सब जानते हो ये लद्दाख में है अपनी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एरिया तो हो गया पूरा POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या एक्चुअल नाम है गिलगित बल्तिस्तान। ये अक्साई चीन है, ये चाइना के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में। हमारे पास इतना लद्दाख और इतना JNK है, ये अपना हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है। तो बेटा हिमाचल प्रदेश में ध्यान से देखो, हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक पास है, ये एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम, दर्रे का मतलब मैंने बताया था कि पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता, इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। यहां पर तो है कुल्लू, जैसे ये तो हो गया अपना शिमला, ये तो राजधानी हो गई बच्चों, ये तो शिमला हो गई। शिमला के थोड़ा ऊपर जाओगे तो बेटा यहां पर है कुल्लू, और थोड़ा और ऊपर जाओगे ये मनाली है, कुल्लू के ऊपर मनाली। ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। कभी जब नौकरी लग जाए बढ़िया तो अपना दबा के पैसा उड़ाओ अपने ऊपर। कुल्लू मनाली, एक ही जिंदगी मिली है, साला घूमो फिरो मौज लो। कुल्लू मनाली, और उसके बाद यहां एक जगह बेटा देखो लाहौल स्पीति, यहां पर है,
ये है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पीति को सही से लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग इस तरह से कुछ होगी, लाहौल स्पीति। देखो तो ये बहुत बहुत सुंदर जगह है भाई, लाहौल स्पीति बहुत सुंदर जगह है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर। मतलब जितनी सुंदर जगह है ना भाई, उतना खतरनाक पहुंचने का रास्ता है। रास्ते में ही तुम्हारी रूह ना निकल जाए ना भाई, तो नाम बदल देना। तुम्हें लगेगा साला ये सुंदर नजारे देखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं और के नजारे दिख जाए, क्योंकि ऐसी पहाड़ियां, पहाड़ी की छत, ठीक है, पहाड़ी की छत, पहाड़ी की दीवार, ये रोड, रोड, पहाड़ी की दीवार, पहाड़ी की छत, और नीचे कई 100 मीटर गहरी खाई। जरा सा भी ससुरा बैलेंस बिगड़ा ना भाई, तो तुम्हें लगेगा कि तुम नीचे जा रहे हो पर अल्टीमेटली तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है। ये वाला सीन है उधर पे। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत मन से स्ट्रांग होकर जाना पड़ेगा तुम्हें, बिल्कुल। तो ये देखो भैया, ध्यान से सुनना, कुल्लू से अगर लाहौल जाना है तो आपके पास बीच में है रोहतांग दर्रा। देखो बेटा, कनेक्ट कर गया। कुल्लू से जाओगे तुम मनाली, मनाली से जाओगे इस दर्रे से होके लाहौल स्पीति, तो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, कुल्लू से मनाली, मनाली से रोहतांग पास होते हुए लाहौल स्पीति, तो ये बिल्कुल ठीक है, रोहतांग पास तुम्हारा आंसर ठीक है। पर अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, रोहतांग दर्रे के साथ सीन क्या है कि रोहतांग दर्रे में सर्दियों के टाइम में, विंटर्स के टाइम में बच्चों इसमें आ जाती है जबरदस्त स्नोफॉल, जबरदस्त यहां पर बर्फबारी जमा हो जाती है। इसकी वजह से विंटर्स में पास वाला जो रास्ता है, दर्रे वाला जो रास्ता है, वो बंद हो जाता है। यानी विंटर्स में यू कैन नॉट गो थ्रू दिस पास, एज सिंपल एज दैट यू कैन नॉट गो थ्रू दिस पास, क्योंकि इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है। हमारी एक संस्था है, अगर तुमने नाम सुना हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है, बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। उनको बेचारे का काम ही यही है, एक तो सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाना, बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना, और दूसरा बर्फबारी हटाना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो ये देखो बीआरओ ने अब क्या किया है, अब विंटर्स में तो यार, विंटर्स में तो जा ही नहीं सकते, रास्ता बंद हो जाता है, पास बंद हो जाता है। तो अब हमने बना रखी है एक टनल, अटल टनल, तुमने सुना होगा नाम, अटल टनल। तो ये जो अटल टनल है बच्चों, ये जो अटल टनल है, ये रोहतांग दर्रे के बिल्कुल नीचे से कह लो या पैरेलल कह लो, जैसा भी आप कहना चाहो। ये देखो, ये मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर दी अटल टनल, ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर दी अटल टनल। बेटा अटल टनल जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर। तो 9.02 किलोमीटर लंबी, 9.02 किलोमीटर लंबी जो है, लंगी बोल रहा था भाई मैं, कुछ और निकल जाता मुंह से मेरे, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा मेरे को। ओहो, अच्छा है यूट्यूब पे नहीं चल रही क्लास, यहां तो कंट्रोल भी कर लेंगे, यूट्यूब पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो 9.02 किलोमीटर लॉन्ग। अब देखो भाई, अटल टनल की लंबाई है ये, और अटल टनल जो है आज के टाइम में, ध्यान से देखो, अटल टनल जो है आज के टाइम में, अब मान लो विंटर्स में तो पास के रास्ते तो जा ही नहीं सकते, यानी विंटर्स में आप कुल्लू से लाहौल स्पीति जा ही नहीं सकते अगर पास बंद है तो। ये तो अब हमने नई टनल बना ली है, और ये टनल बनी है बच्चों 2020 में, 2020 में। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2010 में, 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अपने प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। यहां पे कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना, यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। मोदी जी खुद गए अटल टनल पे अपना इनॉग्रेशन करने, उस टाइम की वीडियो देखना, टनल के अंदर इस तरह से हाथ हिला रहे हैं हिमाचली टोपी पहन के, पर टनल में कोई नहीं था, टनल में कोई था ही नहीं, हाथ हिला रहे थे, ठीक है। तो ये यहां पर 2010-2020, ठीक है। और कोई मोदी भक्त हो तो ऐसे 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 ऑफेंड नहीं हो जाना, मैं खुद भी मोदी भक्त हूं, ठीक है। हाँ, कहीं बोलो अरे मोदी जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। अब देखो भाई ध्यान से
अब देखो ये जो टनल है 9.02 किलोमीटर, ये बेसिकली ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट कर रही है। विंटर्स में पास का रास्ता तो बंद हो गया, पर अब साल भर की कनेक्टिविटी मिल गई है हमें, क्योंकि टनल चालू हो चुकी है। तो टनल में तो बर्फबारी अंदर तो जाएगी नहीं ना भाई, और जो बर्फबारी होगी वो मुंह पे जमा होगी, इस एंड पे जमा हो जाएगी, इस एंड पे जमा हो जाएगी। बीआरओ इतनी बर्फ को तो साफ कर ही सकता है, बीआरओ इतनी बर्फ को साफ कर देता है। टनल के अंदर का रास्ता एकदम साफ है, आराम से आप कुल्लू से लाहौल स्पीति जा सकते हो, कुल्लू से लाहौल स्पीति जा सकते हो, यानी रास्ता आपका ब्लॉक नहीं होगा। और देखो पास के रास्ते, जब पास के रास्ते जाते थे तो लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता है बेटा ये। अगर आपको मैं मान लो मनाली से जा रहा हूं यहां पे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का भी नहीं बोल रहा रास्ता मैं तुम्हें, देखो जैसी पास से बाहर निकलोगे एक जगह आएगी केलोंग, केलोंग भाई मनाली से केलोंग 5-6 घंटे का रास्ता है पास से। क्योंकि पास के साथ सीन क्या है, पास है एक टूरिस्ट प्लेस, ये जो रोहतांग पास है ना ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग क्या करते हैं, ससुरे पहाड़ के इस पास में, इस दर्रे में जहां सकरा रास्ता है ऑलरेडी, वहां लगाते हैं अपनी गाड़ी, और नए नए कपल जा रहे होते हैं, शादीशुदा कपल, वहां लगाते हैं गाड़ी और उसके बाद फिर नजारे देखने निकलते हैं। वाह बेबी क्या सुंदर नजारा है, क्या लाइफ इमेजिन की है हमने। मजा आ रहा है तुमको, मजा आ रहा है, समझ रहे हो भाई, इस तरह की चीजें। और एक कपल नहीं करता, ये सारे लोग करते हैं। और उसके बाद घंटे 2 घंटे नजारे देखेंगे जबरदस्त। वाह हिमाचल की ब्यूटी, तुम भी ब्यूटी से कम नहीं हो, है ना भाई, इस तरह की बातें। और साला वहीं मैगी पॉइंट है, वहीं टी पॉइंट है, इनके आराम से 4-5-6 घंटे निकलते हैं आराम से। तो भैया देर तो होगी ही, 5-6 घंटे लगेंगे। अब इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि भाई जो सिंगल लोग हैं उनका तो खून खोल जाता होगा जब देखते होंगे, सिंगल लोगों को तो खून खोल जाता, अरे ससुरा क्या चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, अब यहां पर क्या सीन है कि जो सिंगल लौंडे हैं या जो सिंगल लड़कियां हैं वो टनल से चले जाओ। वैसे तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, तुम कहां से जाओगे, टनल से। 2 घंटे लगेंगे बस, 5-6 घंटे का क्यों झंझट करना। 2 घंटे टनल से मनाली से जाओगे, मनाली से जाओगे इस टनल के इस एंड पॉइंट तक 1 घंटा लगेगा, 15 मिनट टनल को पार करने में लगेंगे और 45 मिनट केलोंग पहुंचने में। सीधे 2 घंटे में केलोंग, मनाली से केलोंग, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं। तो ये है भाई सीन। और अब एक लास्ट फैक्ट बताता हूं, इसके बाद ही खत्म हो गया। एक चीज याद रखना, अटल टनल को बनाया किसने, अटल टनल को किसने बनाया, बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ। और ये मई 1960 में बनाई गई थी संस्था, बर्फबारी हटाने के लिए और सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने के लिए। तो अपनी आर्मी के बंदे ही इसमें लगे रहते हैं जिनको सड़क बनाने का काम सिखाया जाता है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के अंडर है ये, ठीक है। चलो भाई, सुशील बोल रहा है कि सर आप भी जाओगे क्या, तुझे लगता है मैं अब तक रुका हूंगा, है। देखो भाई ध्यान से देखो, अटल टनल के बारे में हमें पता चल गया। अब अटल टनल का जो मेन फैक्ट है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। मेन फैक्ट यह है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल। भाई विश्व की सबसे लंबी टनल है सिर्फ 9.02 किलोमीटर के साथ। ये कैसे हो सकता है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ध्यान से देखो, हाँ तो मैं तुम्हें तो किसी और की कहानी थोड़ी बता रहा था। देखो भाई, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल 9.02 किलोमीटर। और अब ध्यान से देखो, ये इतनी लंबाई के साथ, ये इतनी लंबाई के साथ विश्व की लॉन्गेस्ट टनल तो है ही, पर कैसे, अबव 10,000 फीट, अबव 10,000 फीट। अब पढ़ाई कर लो सालो, अब ज्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। अबव 10,000 फीट तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर, अगर समुद्र तल से देखें तो 3,048 मीटर, अगर मीटर में देखना चाहते हो 3,048 मीटर। वैसे अबव 10,000 फीट पूरे वर्ल्ड में इससे लंबी टनल नहीं है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल विद द लेंथ ऑफ 9.02 किलोमीटर्स अबव 10,000 फीट, 3,048 मीटर्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारी अटल टनल, इतना समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
तो रोहतांग तो हो गया हमारा, रोहतांग पास ही कनेक्ट कर रहा है, तुम्हें पता चल गया किसको, कुल्लू को लाहौल स्पीति से। बाकी मैंने आसपास के फैक्ट्स भी बता दिए हैं। बाकी अगर तुम बोलोगे सर ये दूसरे पासेस कहां पर हैं, सर लिपुलेख, बेटा लिपुलेख उत्तराखंड में, देखो ये यहां पर है, लिपुलेख उत्तराखंड में है। यहां से कैलाश मानसरोवर जाते हैं हमारे जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं, या जो भी तीर्थयात्री अगर जवान भी हैं तो उन्हें कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये रास्ता मिलता है। यहां पे मानसरोवर झील है, तिब्बत में, बहुत फेमस, हिंदू बुद्धिज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास रिवर लेक है, खास लेक है मानसरोवर झील, ठीक है, पवित्र झील है। और यहीं पर है हमारे शिवजी का घर कैलाश माउंटेन, जहां पर उन्होंने तपस्या की है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश माउंटेन और मानसरोवर झील पहुंचने के लिए लिपुलेख का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना लिपुलेख पास ये है, इंडिया में है, उत्तराखंड में है, ठीक है, लिपुलेख। बाकी दूसरा कौन सा है, शिप किला, बेटा शिप किला हिमाचल में, देखो ये रहा यहां पर, हिमाचल में शिप किला, बिल्कुल बॉर्डर पे, हिमाचल और इंडिया, अपने बोल रहा हूं हिमाचल और तिब्बत, हिमाचल और तिब्बत के बॉर्डर पर, यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर अगर कोई पास होता है, बॉर्डर पे अगर कोई कोई दर्रा बना होता है बेटा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड रूट। यानी ये इंडिया और चाइना के बीच में एक फंक्शनल ट्रेड रूट है, ऑपरेशनल ट्रेड रूट है, ठीक है भाई। चलो बेटा समझ में आया सबको, बिल्कुल धनश्री। लिपुलेख को नेपाल अपना क्लेम करता था, उनका एक पगला सा प्राइम मिनिस्टर था ओली ओली, जब से हो गया है इनका भी दिमाग ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा सुशील, तिब्बत चाइना के अंडर है। चलो बहुत बढ़िया, अभी एक पास और रह गया क्या, रोहतांग हो गया, जोजिला। जोजिला देखो बेटा, यहां पर लद्दाख में एक माउंटेन रेंज है, जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, ये हिमाचल तक फैली हुई है। इसी जास्कर रेंज पर यहां पर है जोजिला पास, जोजिला। ला का मतलब बेटा, ला का मतलब तिब्बतन भाषा में पास ही होता है, ला मतलब दर्रा। तो जोजी ला कहो या जोजी पास कहो, एक ही बात है। तुम साला अगर इसको जोजी ला पास पढ़ोगे तो जोजी पास पास हो जाएगा, ठीक है, जोजी पास पास नहीं करना है। चलो भाई, अच्छा निखिल मैं बात करूंगा बेटा, मैं बात करूंगा। चलो भाई समझ में आया, क्लियर है ना इतना, इतना क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है साला, तुम लोग थैंक यू बोल रहे हो, अभी दो चार क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द पास लोकेटेड एट, पासेस दिए हुए हैं, उनकी लोकेशंस दी हुई हैं, मैच करके बतानी है कि कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सी सही से मैच नहीं हो रखी। मैं फटाफट सबको मार्क कर देता हूं और उसके बाद इनकी लोकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो बनिहाल, बेटा देखो ध्यान से, पास ये रहा, यहां पर सबसे पहले मैं माउंटेन रेंजेस बना देता हूं ताकि मार्क करना आसान रहे। ये अपना LOC, ये अपना LAC, ये अपनी काराकोरम रेंज है बेटा, ध्यान से देखो, ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये अपनी लद्दाख रेंज है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और ये अपनी जास्कर जो मैंने अभी बनाई थी, ये हिमाचल तक फैली हुई है, ठीक है। तो बस खत्म होने वाला है, 10-15 मिनट का सेशन है, ठीक है, बिल्कुल लोड ना लो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और इन तीनों को मिला के बोलते हैं पार हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, पार हिमालय श्रृंखलाएं। अबे तुम ये बताओ, तुमको तुमको समझ में आ रहा है सेशन की नहीं आ रहा है, साला तुम ऊपर से गोल, तुम्हारे ऊपर से जा रहा हो, तुम मेरे को बोल रहे हो हाँ हाँ समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है ठीक है,
हाँ, पैसा वसूली हो रहा है ना तुम्हारा, पैसा वसूली होना जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया निखिल भाई, चलो थैंक यू कुणाल। अब देखो, तो अब यहां पर फटाफट से मार्क कर लेते हैं। जैसे यहां पर यह है अपना पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज है। बेसिकली हिमालय में जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है, उसको जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल, इसे बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। मिडिल हिमालय को, मिडिल हिमालय को क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज। चलो बेटा अब मार्क करते हैं पासेस, है ना। तो बनिहाल पास तो पीर पंजाल पे बेटा, बनिहाल तो ये रहा पीर पंजाल पे, बनिहाल, ठीक है। कौन सा पास है, बनिहाल पास, लिख देते हैं बनिहाल। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर ही है, तो ये तो ठीक हो गया। जेलेपला जास्कर पर, भाई जेलेपला जास्कर पे कैसे हो सकता है यार, जेलेपला तो ये यहां पर है, सिक्किम और चाइना के बीच में, सिक्किम और चाइना के बीच में, सिक्किम और तिब्बत के बीच में ये जेलेपला है। तो अगर ये जेलेपला है तो जास्कर तो यहां पे है ही नहीं, जास्कर तो ये है, तो मतलब जेलेप पास ससुरा, यही तो है आंसर। ये इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी जोजिला देखो, जोजिला, जोजिला ग्रेटर हिमालय। अब मैं आपको बताता हूं, जोजिला जो है वो ग्रेटर हिमालय से टच होता है, इसलिए यहां पर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि जोजिला है वैसे जास्कर के ऊपर, पर यहां से ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंज जाती है जो से टच होती है, इसलिए ग्रेटर हिमालय दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है भाई, ग्रेटर हिमालय के साइड में है जोजिला, बिल्कुल टच हो रखा है, इसलिए ग्रेटर हिमालय, तो ये भी ठीक है। खारदुंगला, खारदुंगला लद्दाख माउंटेन रेंज पे, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। देखो खारदुंगला की लोकेशन देखो, ये लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख, लद्दाख के ऊपर है खारदुंगला, ये खारदुंगला हो गया। चलो बेटा ये सही हो गया अपना, खारदुंगला यानी खारदुंग पास, बहुत बढ़िया। चलो आंसर हो गया अपना, आंसर क्या हो गया, बी, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, तो बी आंसर है। जेलेपला सिक्किम में है, ना कि जास्कर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री बिजनेस चेक पोस्ट। बिजनेस चेक पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो हिंदी में लिखा भी है यहां पर, व्यापारिक चेक पोस्टों में से एक नहीं है, यानी ट्रेड रूट की तरह यूज नहीं होता। इनमें से कौन सा एक इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रूट की तरह यूज नहीं होता, भाई सबसे पहले लिपुलेख है। तो ये तो जो है हमारे इंडियन पिलग्रिम्स जो है, तीर्थयात्री यहां से जाते हैं कैलाश मानसरोवर, और ट्रेड भी बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, पर बिल्कुल हल्का फुल्का, मतलब ट्रेड हो तो रहा है पर हल्का फुल्का। पर हमारे लिए तो ये है कि हो रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन ठीक है। तो लिपुलेख हो गया एक, तो लिपुलेख तो यहां हो गया, तो ये तो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रूट है, बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया। उसके बाद कौन सा है, नाथुला, ये तो बेस्ट ट्रेड रूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी इंडिया और चाइना के बीच में जितना भी ट्रेड हो रहा है 70% ट्रेड इंडिया और चाइना का यहीं से हो रहा है, नाथुला से। ये देखो, ये नाथुला, जेलेपला के ऊपर नाथुला, नाथू पास, ठीक है, सिक्किम में। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद शिप किला, मैंने अभी बताया था इंडिया और चाइना के बीच में, ये हिमाचल में देखो बॉर्डर पर है, ट्रेड रूट है। शिप किला, शिप की पास, शिप किला मतलब शिप की पास। फिर एक है यहां पर खैबर, खैबर तो भाई पाकिस्तान में है, बिल्कुल खैबर तो पाकिस्तान में है, ध्यान से देखो। साला ये चाइना के साथ हमारा कैसे ट्रेड रूट हो सकता है ना भाई। ये देखो, हाँ ये देखो यहां पर है खैबर पास, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह है खैबर पास। खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड रूट है, इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ बेटा खैबर पास। तो कौन सा इनमें से बिजनेस चेक पोस्ट नहीं है, खैबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द काराकोरम पास, द माउंटेन पास विच लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू। काराकोरम दर्रा, पहाड़ी दर्रा जो भारत और चीन के बीच स्थित है, किसके निकट है,
पहले तो मैं आपको काराकोरम पास की लोकेशन बता देता हूं, बस ये इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। हाँ बस 2 क्वेश्चन रह गए, पेशेंस बनाए रखो, 2 दिन की क्लासेस का निपटारा आज ही हो गया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, पहले काराकोरम पास मार्क करते हैं, फिर इसकी लोकेशन देखेंगे कौन सी सिटी के पास है। ये तो हो गया अपना एलओसी, ये हो गया अपना एलएसी, और बेटा ये देखो इधर पे, ध्यान से देखना भाई चिलगोजो, ये कौन सी रेंज है, काराकोरम। ये काराकोरम, साला इतनी बार तुम्हारे सामने बना दूंगा ना ये सब, तुम्हें याद ही हो जाएगी। काराकोरम, उसके बाद ये है लद्दाख, है ना। ये है बच्चों जास्कर जो हिमाचल तक फैली हुई है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, क्लियर। चलो अब ध्यान से देखो भाई, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर यह है पास काराकोरम, यह है काराकोरम पास। समझ में आया बेटा, काराकोरम रेंज पर नहीं है, काराकोरम रेंज के उत्तर में है और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। आज के टाइम में बॉर्डर पे है, माना कि ये ट्रेड रूट था, आज नहीं है। 1962 से पहले, सिनो इंडो वॉर जो हुआ था 1962 में, उससे पहले चाइना के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था, उससे पहले ये हमारे साथ ट्रेड रूट था, हमारा चाइना के बीच में हम करते थे यहां से ट्रेड। पर 1962 के बाद से हमने इसको बंद कर दिया है, हमें खतरा रहा कि कहीं चाइना अटैक ना कर दे, तो अब ये काराकोरम पास बिल्कुल बंद है। पर ये कौन सी सिटी के नजदीक है वो देख लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं काराकोरम पास, क्या है बच्चों, काराकोरम पास। अब तुम देखो, सबसे पहले कारगिल, बेटा कारगिल की लोकेशन ये रही, ये कारगिल है। तुम खुद बताना भी, जवाब तुम खुद देना। देखो कारगिल हो गया, उसके बाद पठानकोट, पठानकोट पंजाब में, ये देखो ये रहा, ये पठानकोट, मैं लिख देता हूं ये पठानकोट पंजाब में। अब कौन सा नजदीक है वो देखना, तवांग, भाई तवांग तो है अरुणाचल में, छोड़ दो इसको, तो छोड़ दो। कहां पर है तवांग, अरुणाचल प्रदेश, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे ज्यादा दूर है इनफैक्ट। श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, यहां पर देखो श्रीनगर। अब बताओ भाई कौन सा शहर नजदीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अब बताओ भाई। ये देखो ऑप्शंस देख लो और अब देख लो काराकोरम पास के कौन सी सिटी नजदीक है, कारगिल, बहुत बढ़िया, आंसर हो गया कारगिल। तो ये जो थोड़े फेमस से सिटीज है ना बेटा, इनकी लोकेशंस आपको याद करनी चाहिए, है ना, ये याद करनी चाहिए। चलो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज in southwest India that connects the Nilgiri hills to the north and Annamalai hills to the south। हिंदी वाला भी पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत ये वाला में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में, यानी वेस्ट कोस्ट वेस्टर्न घाट्स में पर्वत दर्रा है जो उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। चलो मैं फटाफट से बताता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले तो जोड़ता किसको, नीलगिरी और अनामलाई को, इनकी लोकेशन मार्क करते हैं। भाई देखो ये है नीलगिरी, इधर ये नीलगिरी हिल्स है, तुम सबको मालूम है। ये देखो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये क्या है, नीलगिरी है, ये नीलगिरी है ना, नीलगिरी। और अनामलाई बोला है, अनामलाई यहां पर है, ये अनामलाई यहां पर है जिसके ऊपर अनाईमुडी है, तो ये अनामलाई। अब बोल रहे हैं इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, क्या बोला इसमें, देखो क्या बोला बेटा इसमें, इसमें बोला कि उत्तर में नीलगिरी, तो उत्तर में नीलगिरी है, दक्षिण में अनामलाई, देखो दक्षिण में अनामलाई है ना, दोनों मार्क कर दिया हम लोगों ने। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो पास है बेटा, वो देखो यहां पर है, केरल में ये पास है। तो नीलगिरी को बेटा ध्यान से देखो, नीलगिरी को अनाईमलाई से जोड़ने वाला, यानी अनामलाई से जोड़ने वाली जो पास है वो ये देखो, नीलगिरी को ये पास जोड़ रहा है अनामलाई से, और इस पास का नाम है पाल घाट। क्या नाम है, पाल घाट। पाल घाट,
ठीक है भाई, ठीक है, पाल घाट। अब तुम बताओ मुझे, ऑप्शन में कहीं तुम्हें पाल घाट दिख रहा है? ऑप्शन में तुम्हें पाल घाट का दूसरा नाम दिखेगा, पल्लकाड़ गैप। पलक्कड़ नहीं है ये, पल्लकाड़ होगा ये, ठीक है, साउथ में से पल्लकाड़ बोलते हैं, पल्लकाड़ गैप। तो पल्लकाड़ गैप जो है बेटा, वो है ये पास। पाल घाट कहो इसे या पल्लकाड़ गैप कहो, ठीक है, पाल घाट या पल्लकाड़ गैप, ये कनेक्ट कर रहा है नीलगिरी को अन्नामलाई के साथ। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, सबको समझ में आया? क्लियर है? तो पाल घाट हो गया। अच्छा, दो पासेस और बता देता हूं, फिर खत्म करते हैं इसको। दो पासेस और बता देता हूं। ये देखो भाई, यहां पर एक पास है वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में, ये एक पास है, ये पास, और एक पास इधर है। भाई देखो, इधर पे ये मुंबई है ना, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, मुंबई। इधर ये यहां पे है नासिक या नासिक, जैसे भी आप पढ़ना चाहो, नासिक भी बोलते हैं, नासिक भी बोलते हैं। तो नासिक, मुंबई, और इधर ये पुणे, इधर क्या है? पुणे। तो भाई नासिक से अगर तुम्हें मुंबई जाना है, नासिक से मुंबई जाना है, तो ये वाला पास करो इस्तेमाल। नासिक से मुंबई, ये पास का नाम है बेटा, इस पास का नाम थाल घाट। कौन सा पास है? थाल घाट। तो इस वाले का नाम हो गया थाल घाट। फिर मुंबई से पुणे जाना है तो इस वाले पास से जाओ, और इस वाले पास का नाम है भोर घाट, भोर घाट, ठीक है, भोर घाट। थाल घाट कनेक्ट्स नासिक एंड मुंबई, वेरस भोर घाट कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे। वहीं ये देखो, पाल घाट नीलगिरी को अन्नामलाई से कनेक्ट कर रहा है। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊं तो एक शहर है यहां पर, तुमने सुना हो शायद, शहरों को की अगर बात करें तो शहर है यहां पे कोयंबटूर, कोयंबटूर। तो तमिलनाडु के कोयंबटूर को केरल के एक शहर पल्लकाड़, वही जो जिसके नाम पे पल्लकाड़ गैप पड़ा हुआ है, पल्लकाड़। तो पल्लकाड़ सिटी को ध्यान से देखो बेटा, पल्लकाड़ सिटी को कोयंबटूर से कनेक्ट करता है पाल घाट या पल्लकाड़ गैप, और साथ ही साथ नीलगिरी को अन्नामलाई से कनेक्ट कर रहा है। तो थाल घाट नासिक को मुंबई से, भोर घाट मुंबई को पुणे से, पाल घाट कोयंबटूर को पल्लकाड़ से, यानी नीलगिरी को अन्नामलाई से। सबको यह समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, क्लियर कि नहीं? क्लियर है? तो अगर सबको ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ना है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो बेटा हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकता है 499 का। और मैं आप सबको बता दूं, साहिल सर जो हैं बार बार मौका दिए जा रहे हैं, 499 का ये 31 तक फिर है, 31 अगस्त तक, यानी आज रात 12 बजे तक। तो जिसने अभी अपने आप को एनरोल नहीं किया है वो जरूर एनरोल करवा ले, ताकि सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें वहां पर पढ़ सको, ठीक है? तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाकी फाउंडेशन वालों, फाउंडेशन की क्लास को मैं 7 बजे से 8:30 तक पढ़ाऊंगा, 8:30 9 बजे तक, 7 से 8:30। मैं उसकी टाइमिंग चेंज करवाता हूं, वो 6 से 8 हो रखी है, मैं उसे 7 से 8:30 या 9 करवाता हूं, थोड़ा सा मेरे को रेस्ट मिल जाए, ठीक है? चलो, बिल्कुल फाउंडेशन की क्लास होगी, फाउंडेशन की क्लास होगी, ठीक है? चलो, अभी टाइमिंग उसकी पता चल जाएगी, याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, 7 से 8:30, 7 से 8:30। नोटिफिकेशन ना भी आए तो पहुंचो वहां पर, फाउंडेशन वाले। चलो भाई।